जैसे ब्रह्मांड के जन्म को बयां करने वाली दो अलग अलग और विरुद्ध थियरीज है, द बिग बैंग थियरी एंड द स्टेडी स्टेट थियरी, ठीक वैसे ही तबीब शास्त्र के दो अलग अलग और एक दूसरे से विरुद्ध विषय है एलोपैथी और होम्योपैथी। एलोपैथी और होम्योपैथी के विवाद में दोनों को सपोर्ट करने वाले उनके सपोर्टर्स मौजूद है। एक और एलोपैथी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिनमें से कई वैज्ञानिक और कई डॉक्टर्स हैं, जिन्हें मेमोरी ऑफ वाटर पे आधारित होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति में कोई भी लॉजिक और तथ्य नजर नहीं आता है। और दूसरी ओर होम्योपैथी को सपोर्ट करने वाले ग्रुप में चिकित्सक तो खैर कम है, पर ज्यादातर वही दर्दी है जो एलोपैथी से तो ठीक नहीं हुए, लेकिन जिनका मानना है कि वो होम्योपैथी से चंगे हो गए। ये एक ध्यान देने वाली बात है और एक विरोधाभास भी। विज्ञान की डेफिनेशन के अनुसार जिसे औषध या दवाई कह सके, ऐसी कोई एलिमेंट का अस्तित्व होम्योपैथी में नहीं होता है। फिर भी लाखों लोग इस औषधिक अभाव से बनी औषधि यानी कि वाटर मेमोरी से ठीक हो जाते हैं, और ये कोई मामूली विरोधाभास नहीं है, विचार प्रेरक है, बल्कि यूं कहे कि आश्चर्यजनक है। तो चले दोस्तों, इस विवाद की जड़ को जानते हैं और जानते हैं कि होम्योपैथी आखिर है क्या। इस विवाद को जानने के लिए हमें करीब 350 साल पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। साल था 1755 का, जब जर्मनी में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम था सैमुअल हाहनेमान। इस हाहनेमान के माता पिता बहुत ही गरीब थे और हाई फीस पेड करके हायर स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाने की उनकी क्षमता नहीं थी, और इसलिए हाहनेमान के माता पिता ने उसे घर पे ही कई लॉजिकल पजल्स देना शुरू कर दिया ताकि उसकी बुद्धि का विकास हो। इसके उपरांत उसे जर्मन के अलावा कई और भाषाएं सीखने को भी प्रोत्साहित किया, और इस मामले में हाहनेमान के माता पिता उसके लिए घर पे ही सबसे बेस्ट टीचर बन गए। सैमुअल हाहनेमान जब 13 साल का था तब से ही अपने दोस्तों को हिब्रू भाषा सिखाने लगा, और जब तक वो 20 साल का हुआ तब तक तो वो 8 अलग अलग भाषाएं बोल, समझ और लिख सकता था। अब इसके बाद बड़ा होकर उसे स्कॉलरशिप मिलती है, सपोर्ट मिलता है, और करीब 30 साल की उम्र में ये सैमुअल हाहनेमान एक तबीब बन गया, एक डॉक्टर बन गया। और ना सिर्फ डॉक्टर, वो एक अच्छा रसायन शास्त्री और लेखक भी बनकर उभरा। हालांकि वो था तो एक डॉक्टर और बहुत सारे दर्दी उसके पास आते थे, लेकिन दर्दियों को उस समय पे रोग मुक्त करने के लिए जो चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती थी उससे हाहनेमान को संतोष नहीं था। दोस्तों, ये करीब 250 साल पहले की बात है, और उस जमाने में एलोपैथी विज्ञान में इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था। उस जमाने में कुछ रोगों में दर्दियों को रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सक उनके रक्त पिपासु जड़ों के माध्यम से दूषित खून को खींच लेते थे। कभी कभी तो हाथ की नस काट देते थे ताकि दूषित खून निकल जाए। यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति और अमेरिका को जिसने आजाद करवाया था वो जॉर्ज वॉशिंगटन ऐसे ही हाथ की नब्ज काटने के बाद खून के होने वाले अधिक रक्तस्राव की वजह से ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इतना ही नहीं, उस जमाने में पेशेंट्स को एक जहरी एलिमेंट यानी कि मर्क्यूरी भी दिया जाता था। शॉर्ट में कहे तो उस समय विज्ञान का इतना विकास न होने के कारण जो भी इलाज किए जाते थे वो झोला छाप होते थे, और इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति से डॉक्टर सैमुअल हाहनेमान को चिढ़ आने लगी और उसने अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस ही छोड़ दी। इसके बाद वो अपने गुजरान के लिए विविध भाषाओं के पुस्तक जर्मन भाषा में भाषांतरित करने लगा, और यही ट्रांसलेटर का काम उसके जीवन में आगे चलकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। अब एक दिन की बात है, इस दिन हाहनेमान एक स्कॉटिश डॉक्टर विलियम कुलेन की एक किताब जिसका नाम था मटेरिया मेडिका उसे जर्मन में ट्रांसलेट कर रहा था, और इस दौरान उसने इस पुस्तक में एक आर्टिकल पढ़ा जो एक सिंकॉन के पेड़ की खाल के ऊपर था। इस पुस्तक को पढ़कर हाहनेमान को विलियम कुलेन के कुछ मंतव्य गलत लगे, वो उनसे ताल्लुक नहीं कर पा रहा था, और इस पुस्तक में एक इम्पोर्टेंट बात लिखी थी कि सिंकॉन के वृक्ष के खाल को जब मलेरिया के दर्दियों को दिया जाए तब उनका ये रोग ठीक हो जाता है। उस जमाने में जब लोगों को मलेरिया होता था तब वो सिंकॉन के वृक्ष की इस खाल को दंत मंजन की तरह चबाते थे, और ये पढ़कर हाहनेमान ने अपने आप पर ही एक प्रयोग किया। उसने खुद बिना मलेरिया हुए सिंकॉन की खाल को चबाया, और उसे ये पता चला कि जब कोई निरोगी व्यक्ति, मतलब जिसको मलेरिया हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर सिंकॉन के वृक्ष की खाल को चबाता है तो उसको मलेरिया जैसा ही बुखार चढ़ता है।
जिसमें उसको ठंड लगती है, कब कभी होती है, हाई टेम्परेचर हो जाता है और सभी लक्षण मलेरिया वाले। और ये बात हाहनेमान को समझ नहीं आई। हाहनेमान ने सोचा कि अरे ये क्या है, और इसके बाद उसने ऐसे कई सारे प्रयोग खुद पर और कई और लोगों पर भी किए। और इन सब प्रयोगों के बाद हाहनेमान ने एक सिद्धांत की ही रचना कर दी, जिस सिद्धांत को लैटिन भाषा में सिमिलिया सिमिलिबस कोरंटू, अंग्रेजी भाषा में लाइक क्योर लाइक और हिंदी भाषा में कहो तो लोहा लोहे को काटता है कहते हैं। और इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण ये था कि जिस भी दर्दी के शरीर में रोग के जो भी लक्षण आपको दिखे, ऐसे ही लक्षण अगर किसी निरोगी व्यक्ति में पैदा करने वाली कोई औषधि उस रोगी को दे दी जाए तो दर्दी का रोग ठीक हो जाता है। हाहनेमान ने टोटल 60 टाइप की अलग अलग वनस्पति, प्राणीजन्य पदार्थ और खनिजों को अपने दोस्तों और परिवारजनों पर आजमाया, और इसका परिणाम हर बार उसने जो सोचा था वैसे ही मिलता रहा। और ऐसे अंत में अपने इस सिद्धांत से हाहनेमान ने एक अलग ही चिकित्सा पद्धति का निर्माण कर दिया, जिसका नाम है होम्योपैथी। अब दोस्तों, ये होम्योपैथी मेनली 3 नियमों पर काम करती है, जिसका पहला नियम है कि किसी निरोगी व्यक्ति को अल्प मात्रा में दिया जाने वाला कोई पदार्थ जो भी शारीरिक लक्षण पैदा करता है, ऐसे ही कोई लक्षण अगर किसी रोगी व्यक्ति में देखने को मिले तो फिर वही पदार्थ अगर इस रोगी को दिया जाए तो उसका वो रोग दूर हो जाता है। लाइक क्योर्स लाइक। इसका मतलब ये है जैसे हीरा हीरा को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे ही रोग भी रोग को काटता है। नंबर 2, अब इस दवाई को पानी में मिलाने के बाद उसकी असर जितनी मंद की जाए, जितनी कम की जाए, उतनी ही कारगर वो दवाई होगी। और नंबर 3, किसी भी वक्त दर्दी को सिर्फ एक ही दवाई देनी चाहिए। होम्योपैथी के ये तीनों फंडामेंटल नियम उसे एलोपैथी से विरुद्ध बना देते हैं, और स्वाभाविक है कि ऐसे नियमों को एलोपैथी में काम कर रहे डॉक्टर्स और दवाइयों की कंपनी वाले उसका कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर समर्थन देना तो बहुत दूर की बात है। वो ये मानते हैं कि कोई अक्सर चिकित्सा पद्धति है तो वो एलोपैथी है, और होम्योपैथी को उसकी एक अल्टरनेटिव पद्धति के रूप में ये लोग मानते हैं। जैसे कि एक्यूपंक्चर, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर और यूनानी पद्धतियां हैं, ऐसी ही पद्धतियों में एलोपैथी वाले होम्योपैथी को रखते हैं। जबकि डॉक्टर सैमुअल हाहनेमान तो ये कहकर गया है कि होम्योपैथी कोई वैकल्पिक नहीं, लेकिन एक स्वतंत्र थेरापी है। अब तक हमने दोस्तों सिर्फ बातें की और इतिहास बताया, लेकिन अब चलिए जानते हैं होम्योपैथी के कुछ ठोस पुरावे और उस पर हुए रिसर्च के बारे में। अब ब्रिटेन में साल 1823 से लेकर आज तक एक मेडिकल साइंस से रिलेटेड लैंकेट नाम की मैगजीन पब्लिश होती है। इस मैगजीन में मेडिकल साइंस के कुछ संशोधन और नए नए रिसर्च को पब्लिश किया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि लैंकेट यानी ऑपरेशन के लिए यूज होने वाला एक छुरी जैसा हथियार, और ब्रिटेन में पब्लिश होने वाली ये लैंकेट नाम की मैगजीन बहुत ही प्रमाणभूत और प्रतिष्ठित है। और इस मैगजीन ने अक्टूबर साल 2005 को होम्योपैथी के ऊपर एक लेख प्रकट किया, और जिसमें बताया कि ये चिकित्सा पद्धति बोगस है। और इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि होम्योपैथी के ऊपर एक रिसर्च हुआ था, जिसमें कई सारे निरीक्षकों ने इस पद्धति की जांच की, जहां पर कोई भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए इस सामयिक ने होम्योपैथी की इस पद्धति का खंडन किया। अब ब्रिटेन में इस लेख को एक व्यक्ति ने पढ़ा, जिसका नाम था मार्क वैकफील्ड। मार्क वैकफील्ड एक विचारक था, और उसे लैंकेट मैगजीन में पब्लिश होने वाला होम्योपैथी के बारे में ये लेख होम्योपैथी के चीर हरण जैसा लगा। इसलिए मार्क वैकफील्ड ने ब्रिटेन में ही प्रस्तुत होने वाला एक और मैगजीन, जिसका नाम था स्पेक्टेटर, और जो बहुत लोकप्रिय भी था, उसमें होम्योपैथी की फेवर करने वाला एक लेख छपवाया। यहाँ आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मार्क वैकफील्ड कोई होम्योपैथी का डॉक्टर नहीं था, ना ही होम्योपैथी से उसका कोई लेना देना था। शॉर्ट में कहूँ तो उसने होम्योपैथी की कोई भी माला नहीं पहन रखी थी। फिर भी ये एक न्यूट्रल विचारक था, जो हमेशा तराजू के दोनों तरफ देखता था, और यही मार्क का बेसिक नेचर भी था। और शायद इसी नेचर के कारण मार्क चीजों को बिना कोई पक्षपात समझ सकता था। मार्क ने अपने जीवन में ये देखा था कि कई सारे लोगों को होम्योपैथी की सारवार के बाद राहत मिली थी। उसने ऐसे कई सारे पेशेंट्स देखे थे जो एलोपैथी से नहीं, लेकिन होम्योपैथी के कारण ठीक हुए थे। और उसके मन पर गहरी छाप छोड़ने वाला एक किस्सा तो उसके अपने भाई का था। मार्क के भाई का नाम जैक था, और जैक को एक बहुत ही गंभीर स्किन की समस्या थी।
करीब 3 साल तक एलोपैथी की दवा खाने के बावजूद जैक की स्किन की समस्या हल नहीं हुई थी और वो इस समस्या से बहुत ही परेशान था। इसके बाद जैक और मार्क डॉक्टर सोम्परे से मिले थे। डॉक्टर सोम्परे ने जैक को व्हाइट कलर की मीठी मीठी गोलियां दी थी जो होम्योपैथी की दवाई थी। हालांकि जैक तो इस दवाई को भी नहीं खाना चाहता था, लेकिन बहुत सारे उपाय कर देने के बाद वो बहुत ही परेशान हो गया था, इसलिए उसने ये भी आजमाया। जैक को स्किन प्रॉब्लम इतना ज्यादा था कि उसके शरीर की चमड़ी ही बहुत ही उधड़ गई हो ऐसी लग रही थी। डॉक्टर सोम्परे ने दी दवाई कुछ 4 दिन तक जैक ने खाई और इसके बाद जैक का शरीर और ज्यादा सूज गया। उसकी पथारी में हालत थोड़ी दयनीय हो गई थी और ऐसी हालत में जैक को देखकर उसके भाई यानी कि घबराए हुए मार्क ने डॉक्टर सोम्परे से बात की और विस्तार से सुनने के बाद डॉक्टर सोम्परे बोले, वेरी मैरी इंडीड। डॉक्टर सोम्परे की आवाज में खुशहाली दिख रही थी। डॉक्टर सोम्परे ने कहा, ही इज क्योर्ड। और इसके सिर्फ 3 दिन बाद मार्क ने देखा तो जैक पहले से बहुत ही बेटर हालत में था और कुछ दिनों बाद तो उसकी स्किन की प्रॉब्लम जड़ मूड से खत्म हो गई थी। ऐसा ही एक किस्सा पीटर हेइन का था। पीटर हेइन का बेटा भी होम्योपैथी की दवाई से ठीक हुआ था, इसलिए पीटर हेइन ने अक्टूबर साल 2005 में लैंकेट मैगजीन में पब्लिश हुए होम्योपैथी के विरोधी आर्टिकल का विरोध किया और उनको लिखित में बताया कि मेरा बेटा इससे ठीक हुआ है। इसके बाद पीटर के इस पत्र को इस सामयिक ने गलत कहा और इसके बाद तो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे कई सारे डॉक्टर्स लैंकेट सामयिक पर टूट पड़े और तत्पश्चात तो ब्रिटेन के कई सारे न्यूज़पेपर में इस घटना के कई सारे आर्टिकल्स छपने लगे। अब ब्रिटेन के उस टाइम के प्रिंस चार्ल्स, जो आज किंग चार्ल्स है, उन्होंने बताया कि होम्योपैथी की दवाई लेने वाले दर्दी आमतौर पर जीपी में नहीं जाते हैं। यहाँ पर जीपी यानी कि ब्रिटेन में जनरल प्रैक्टिशनर, और इस तरह ऐसा बयान देकर प्रिंस चार्ल्स ने होम्योपैथी का समर्थन कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ एलोपैथी के समर्थक और खासकर फार्मा कंपनी वालों ने तो प्रिंस चार्ल्स के इस बयान को समर्थन ही नहीं दिया। होम्योपैथी के हर बयान को एलोपैथी के समर्थन करने वालों ने विरोध किया और वो विरोध भी तर्कबद्ध तरीके से कर रहे थे, जिससे आम जनता को भी होम्योपैथी में संशय लगे और उनकी बात भी एक लेवल तक ठीक ही थी, क्योंकि होम्योपैथी की दवाई को तो तर्कबद्ध तरीके से तो हम समझ नहीं सकते हैं। खैर, फिर भी यहाँ पर होम्योपैथी की दवाई पर एक बहुत ही बड़ा पुख्ता रिसर्च भी हुआ है, जो हम आगे इस वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि ये होम्योपैथी की दवाई आखिर बनती कैसे है। दोस्तों, इस वीडियो में ऑलरेडी जो मैंने आपको होम्योपैथी के 3 फंडामेंटल नियम बताए हैं, उसमें जो दूसरा नियम है जो कहता है कि दवाई की असर जितनी कम करोगे उतनी ही वो कारगर होगी, इसी फंडामेंटल नियम पर होम्योपैथी की दवाई बनाई जाती है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। एलोपैथी 500 mg, 700 mg, 800 mg की दवाइयाँ देती है, तब जाकर कोई रोग के लक्षण खत्म होते हैं। आयुर्वेद की बात करें तो उसमें भी असरकारक होने के लिए किसी दवाई में औषधि और जड़ी बूटियों की एक सिग्निफिकेंट मात्रा होनी ही चाहिए, लेकिन होम्योपैथी इन दोनों से ही विपरीत बयान देती है। होम्योपैथी कहती है कि उनकी दवाई को बहुत ही कम मात्रा में, कम बोले तो सिर्फ 1 बूंद की मात्रा में पानी में डालनी चाहिए और इसमें और पानी डालकर ग्रेजुअली इस दवाई को मंद यानी कि डाइल्यूटेट करना चाहिए। और दोस्तों, क्या आपको पता है इस फॉर्मूले का होम्योपैथी शास्त्र इस हद तक अतिरिक्त करता है कि आपके दिमाग का दही हो जाए, क्योंकि इस फॉर्मूले से दवाई को इतनी बार डाइल्यूटेट की जाती है कि उसमें दवाई का कोई अवशेष ही नहीं बचता। होम्योपैथी अपने इस फॉर्मूले से दवाई कैसे बनाता है पता है? मानो एक छोटी सी बोतल में ये लोग 10 बूंद पानी डालते हैं और सिर्फ 1 बूंद दवाई। अब जब किसी पात्र में 10 बूंद पानी और 1 बूंद दवाई डाली जाए तो एक हद तक कह सकते हैं कि इसमें दवाई मौजूद है, लेकिन होम्योपैथी मानती है कि ये दवाई नहीं है, इससे अभी दवाई बनाई जाएगी। और ये लोग करते हैं 1x to 2x to 3x to 5x to 6x to 10x to 15x to 20x to 30x तक डाइल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि जिस पात्र में 10 चम्मच पानी था और 1 चम्मच दवाई थी, उस पूरे मिश्रण को बस 10 और पात्रों में डाल देना है, जिन पात्रों में और 10% पानी होगा। और ये जो एक बार हुआ ना, उसे 2x कहेंगे। ऐसे 30x तक ये लोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि करोड़ों लीटर पानी में सिर्फ 1 बूंद दवाई डाल देना। और होम्योपैथी में दवाई का ये मंदीकरण, ये डाइल्यूशन एक के पीछे पूरे 30 शून्य लगाए उतनी बार किया जाता है। अब दोस्तों सोचिए, करोड़ों लीटर पानी में सिर्फ 1 बूंद कोई दवाई डाली जाए तो क्या वो पूरा पानी दवाई हो जाएगा? नहीं होगा ना। एलोपैथी वाले भी यही कहते हैं
कि नहीं होगा, लेकिन होम्योपैथी मानती है कि वो पूरा पानी दवाई बन जाएगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस पूरे पानी में एक रज, एक कण भी दवाई का नहीं होगा। फिर भी होम्योपैथी मानती है कि क्योंकि ये पानी इतनी बार डाइल्यूटेड हुआ है, इतनी बार मंद हुआ है, इतनी बार इस प्रोसेस से गुजरा है, इसीलिए ये कारगर दवाई होगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पानी खुद दवाई की मेमोरी को याद रखता है। अब सोचिए दोस्तों, आपके दिमाग के तार हिले क्या? लेकिन दोस्तों, और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ऐसी बनाई गई होम्योपैथिक दवाई लोगों को असर भी करती है और इस पर कई सारे रिसर्च भी हुए हैं। हालांकि ये किसी को नहीं पता कि असर कैसे करती है, और देखा जाए तो असर करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन असर करती है। लेकिन आखिर ये होम्योपैथी की दवाई असर करती कैसे है? तो दोस्तों, डॉक्टर सैमुअल हाहनेमान खुद ये कहकर गया है कि होम्योपैथी की दवाई जितनी मंद होगी उतनी ही ज्यादा कारगर होगी। होम्योपैथी की दवाई किसी पदार्थ पर आधारित नहीं है, लेकिन उस सकारात्मक पदार्थ की यूज होने वाली एनर्जी पानी में घुल मिल जाती है, पानी में आत्मसार हो जाती है। यहाँ पर पानी खुद मेमोरी रखता है और उस मेमोरी से, उस एनर्जी से वो पानी दवाई बन जाता है और वो दवाई पीने वाला रोग मुक्त हो जाता है। उसमें आश्चर्य क्या है? अब दोस्तों, भले ही डॉक्टर हाहनेमान ने ये बात कही हो, लेकिन आज का हमारा विज्ञान पानी की उस एनर्जी को पकड़े या मापे तो मापे कैसे? और इसी कारण से ये बात पैथोलॉजी के तबीबों को गले नहीं उतर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी 19वीं सदी में होम्योपैथी ने यूरोप में बहुत सारी जगह पर अपनी पहचान बना ली थी। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं उस प्रयोग की जो होम्योपैथी पर किया गया था। आपको बता दें कि यह प्रयोग होम्योपैथी के किसी समर्थक ने नहीं, लेकिन होम्योपैथी का विरोध करने वाली एक डॉक्टर ने किया था, जो दरअसल प्रयोग कर होम्योपैथी को गलत साबित करना चाहती थी। ब्रिटेन की एक महिला डॉक्टर जिसका नाम था मैडेलिन इनिश, उसने अपनी जिंदगी के 15 साल एलोपैथी जैसे होम्योपैथी आखिर कैसे काम कर सकती है उसे खोजने में बिताए। इसके लिए मैडेलिन और उसके साथियों ने होम्योपैथी को एक बोगस शास्त्र साबित करने के लिए बहुत सारे संशोधन किए और नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में मैडेलिन की 4 संशोधक टीमों ने मैडेलिन के कहे अनुसार हिस्टामाइन नाम की दवाई का एक द्रव्य बनाया। अब ये हिस्टामाइल हमारे ही शरीर की एक बायोलॉजिकल पैदाश है और जब हमें कोई ईजा या एलर्जी होती है तो ये हिस्टामाइल हमारे शरीर की सूक्ष्म रक्त वाहिनियों को फुलाता है और उसे नॉर्मल करने के लिए हमारे शरीर के खून का कुछ अग्र हिस्सा शरीर के उस असरग्रस्त हिस्से तक पहुंचता है। अब दोस्तों, शरीर में इस रिएक्शन दिलाने वाले हिस्टामाइन पर मैडेलिन ने प्रयोग किया और किसी एक प्रयोग के एक रिजल्ट पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए उसकी 4 अलग अलग टीमों ने शहर की 4 अलग अलग प्रयोगशालाओं में 4 अलग अलग प्रयोग भी किए, जिसमें हिस्टामाइन की सिर्फ एक छोटी सी बूंद 4 सादे पानी की टंकी में डाली गई और फिर इसमें कोई भी दवाई डालना बंद। बस इस पानी में से कुछ बूंदे लेकर इसे और ज्यादा पानी में डाइल्यूट किया गया और ऐसे पानी का ये मंदीकरण 30x तक किया गया। और इस हद तक हमारा नॉर्मल विज्ञान ये कहता है कि अल्टीमेटली पानी में हिस्टामाइन का एक मॉलिक्यूल भी बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो पानी बचा, आम भाषा में कहे वो बस साधारण पानी ही था। उसकी बूंदे जब प्रयोग के सहभागी कुछ लोगों को पिलाई गई तो उन सभी व्यक्तियों को सिर्फ हिस्टामाइन की वजह से पैदा होने वाला रिएक्शन आया और ये रिएक्शन चारों प्रयोगों में समान रूप से देखा गया। और यहाँ पर होम्योपैथी के बारे में मैडेलिन के सालों पुरानी उसकी मान्यता पर एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ और इन्फ्लेमेशन रिसर्च नाम की एक डॉक्टरी मैगजीन में मैडेलिन ने अपना बयान देते हुए कहा कि हमें हमारे प्रयोग में जो रिजल्ट मिले उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। बस यहाँ पर हमने ये रिसर्च किया और इसे जग जाहिर इसलिए किया क्योंकि कई और खोजकर्ता भी होम्योपैथी पर आने वाले वक्त में अपने और रिसर्च करें और अगर वे लोग भी हमारी तरह इसी एक ही निष्कर्ष पर आते हैं तो हमें भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के सिद्धांतों में कई सारे बदलाव करने होंगे। दोस्तों, इससे भी इंटरेस्टिंग एक प्रयोग साल 1983 में हुआ था। हुआयू के इस साल एक फ्रेंच इम्यूनोलॉजिस्ट जिसका नाम था जाकी बेनवेंटिस्ट, और इस जाकी बेनवेंटिस्ट को होम्योपैथी में होने वाले प्रयोग के निरीक्षक के रूप में निमंत्रण मिला था और ये निमंत्रण भेजने वाला उसका एक दोस्त था जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर था। हालांकि जाकी एक इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर था, उसे होम्योपैथी में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने दोस्त के खातिर और क्यूरियोसिटी की वजह से वो वहां चला गया।
हालांकि जाकी के वहां जाने का निर्णय उसे भारी पड़ने वाला था और यहाँ से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। जाकी ने वहां जाकर देखा तो एक बार नहीं लेकिन अनेक बार प्रयोग किए गए और पानी का अधिक से अधिक मंदीकरण किया गया। जाकी ये जानता था कि रसायन शास्त्र के पायागत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है कि केमिकल को यानी कि दवाई को यानी कि किसी भी एंटीबायोटिक को क्रमशः जितना मंद किया जाए उसकी असरकारकता उतनी ही कम होनी चाहिए और पानी में जब उसका लेश मात्र कोई मॉलिक्यूल ही ना बचे तो वो दवाई 100% बेअसर हो जानी चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट जाकी बेनवेंटिस तो तब सदमे में पड़ गया जब उसने देखा कि वो जिस प्रयोग में मौजूद था उसका रिजल्ट उसकी सोच से परे और बिल्कुल ही विपरीत जा रहा है। इस प्रयोग ने जाकी ने देखा कि होम्योपैथी की दवाई की असर जितनी ही मंद या कम की जाए उतनी ही वो असरकारक और कारगर साबित हो रही थी। अल्टीमेटली उसने अपने प्रयोग का एक अभ्यास लेख बनाया और ये लेख उसने एक प्रतिष्ठित मैगजीन नेचर साइंस को भेजा। अब जाकी बेनवेंटिस का बड़ा नाम था इसलिए इस मैगजीन ने उसका ये लेख छाप दिया, परंतु इस मैगजीन ने अपना स्व बचाव करते हुए इस आर्टिकल के नीचे एक नोट लिखी और नोट में लिखा कि क्या पानी में भी मेमोरी होती है क्वेश्चन मार्क के साथ। और साल 1988 में प्रकट होने वाले इस लेख के बाद तो कई सारे वैज्ञानिक जाकी बेनवेंटिस पर टूट पड़े। आखिर पानी में मेमोरी हो सकती है, ऐसा हो ही कैसे सकता है? सब उस पे सवाल उठाने लगे। बेनवेंटिस एक फ्रेंच की नामी प्रयोगशाला में काम करता था और उसके इस लेख के बाद तो उस प्रयोगशाला ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। जाकी ने इम्यूनोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च किए थे और आज नहीं तो कल फ्यूचर में कभी भी उसे इसका नोबेल प्राइज भी मिलने वाला था। लेकिन होम्योपैथी के इस प्रयोग में हिस्सा लेने के बाद तो और इस लेख प्रकट करने के बाद तो उसका करियर ही खत्म हो गया। बहरहाल पानी में मेमोरी होती है इस अपने ख्याल को जाकी मरते दम तक मानता रहा और आखिरकार साल 2004 में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद दोस्तों होम्योपैथी को मानने वाले लोगों को और ज्यादा बल मिला। कुछ नहीं तो होम्योपैथी को मानने वाले तबीब और उसके समर्थक एक बात तो मानते ही रहे कि पानी में दवाई के सत्व की मेमोरी होती है और पानी के इस मेमोरी वाले डेटा स्टोरेज को वो लोग ना तो समझ सकते हैं ना ही समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी शरीर पर इसकी बायोलॉजिकल असर होती है, ये प्रायोगिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। ब्रिटेन के रॉयल परिवार ने तो अपने लिए एक स्पेशल होम्योपैथिक डॉक्टर्स की टीम तैनात की थी। खैर होम्योपैथी के विरोध करने वाले कई वैज्ञानिक भी ये कबूलते हैं कि होम्योपैथी की दवाई में कोई दवाई नहीं होती है, बस दवा की एनर्जी होती है जिसे पानी में मेमोरी स्टोर हुई भी कहा जाता है और इस अजीब भेद को एक्सप्लेन करती है एपिटैक्सी इफेक्ट। और इतना जानने के बाद, इतनी आमने सामने की दलीलें जानने के बाद आपको क्या लगता है सच क्या है या झूठ क्या है? लेकिन दोस्तों सच या झूठ की झंझट में हम नहीं पड़ते, हम सीधा ये जान लेते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। और आज की बात करें तो आज डॉक्टर सैमुअल हाहनेमान ने रची इस होम्योपैथी नाम की चिकित्सा पद्धति का दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में व्याप है। आज फ्रांस और नेदरलैंड में तो 40% से ज्यादा डॉक्टर्स होम्योपैथी की ट्रीटमेंट देते हैं। ब्रिटेन में ये आंकड़ा 37% का और जर्मनी में 20% का है। आज के दौर में अमेरिका में 60 लाख से ज्यादा लोग होम्योपैथी की दवाई खाते हैं। जर्मनी में होम्योपैथी का बाजार 65 करोड़ यूरो का है, फ्रांस में 41 करोड़ यूरो और अमेरिका में ये मार्केट 4 अरब डॉलर का है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे पॉपुलेशन में छोटे देश में भी 75 लाख अमेरिकन डॉलर का मार्केट है। आज विश्व में होम्योपैथी के रजिस्टर्ड डॉक्टर करोड़ों में है और जिनके पास होम्योपैथी की डिग्री ही नहीं है, ऐसे बिना डिग्री से प्रैक्टिस करने वाले लोगों की तो संख्या ही अपार है। अब दोस्तों चलिए अंत में जानते हैं कि भारत में होम्योपैथी कब आई। हमारे आयुर्वेद के देश भारत में होम्योपैथी का आगमन साल 1810 में हुआ था। साल 1810 में होम्योपैथी का जानकार एक फ्रेंच डॉक्टर जॉन मार्टिन होनिनबर्ग भारत की मुलाकात पे आया था और तब यहाँ पर आकर उसने कई पेशेंट्स को होम्योपैथी से ठीक किया था। इसके बाद जॉन मार्टिन साल 1839 में फिर से भारत आया और इस बार वो पंजाब के महाराजा शेरे पंजाब रणजीत सिंह के बुलावे पर आया था। महाराजा रणजीत सिंह को कोई व्याधि थी और उस व्याधि को इस डॉक्टर ने होम्योपैथी से ठीक किया था। और इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि आप यहाँ पर जब तक हो, यहाँ पर जब तक रुके हो, तब तक आप हमारे देश के कुछ लोगों को होम्योपैथी से ठीक करें। भारत में सबसे पहली होम्योपैथिक हॉस्पिटल साल 1867 में दक्षिण भारत के तांजोर में खुली थी। इसके बाद साल 1861 में हमारे समग्र दक्षिण बंगाल के एक एरिया में मलेरिया का विस्फोट हो गया था
और तब उन दर्दियों की होम्योपैथी से सारवार की गई थी और धीरे धीरे मलेरिया पर काबू पाया गया था। और इसके बाद साल 1885 में कलकत्ता में सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। आज हमारे देश में कुल 2,17,000 से ज्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर है और इनमें हर साल 12,000 की बढ़ोतरी होती है। अब दोस्तों, होम्योपैथी हमारे समझ में आए या ना आए, लेकिन ये इलाज का एक साधन है। एलोपैथी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ इमीडिएट और तुरंत दर्द राहत के लिए एलोपैथी की बहुत ज्यादा जरूरत है। एलोपैथी के बिना हमारे मेडिकल साइंस की कोई प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन कुछ लंबी बीमारियां और उसे जड़ मूल से खत्म करने के लिए होम्योपैथी भी उपयोगी है। दोस्तों, होम्योपैथी की ये दास्तां समझ के भी ना समझ में आए ऐसी है और होम्योपैथी के कई सारे पेशेंट्स पर जब जब प्रयोग किए गए वो कारगर साबित हुई है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी दवाई में कोई भी असरकारकता नहीं दिखती है, फिर भी कई बार वो कारगर हुई है। और इसे मानने वाले लोग बस ये कहते हैं कि हमें गुठलियां गिनने से कोई मतलब नहीं, बस हमें तो आम खाने से मतलब है। यानी कि जो होम्योपैथी में विश्वास रखते हैं उन्हें दवाई कैसे बनती है या कैसे असर करती है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, बस दवाई असर करती है और वो ठीक होते हैं। उनका सारा मदार इस एक बात पर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर हमारे व्लॉगिंग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ दुनिया की अलग अलग जगहों के व्लॉग्स। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।